तो पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पीडीएफ का है, मोल प्रभाज क्या है? मोल प्रभाज या मोल अंश क्या है, समझाइए। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। क्या है इसमें अपन बता देते हैं, थोड़ा याद रखना है। इसमें बहुत सिंपल सी बात है, किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण पदार्थ के मोलों की संख्या। किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण पदार्थ के मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। अगर हमें विलय का मोल प्रभाज निकालना है तो उसको डिनोट करेंगे हम XV से। विलय के मोल प्रभाज के लिए हमारा क्या हो जाएगा? N1 और नीचे हमारा क्या हो जाएगा? कुल मोलों की संख्या। अगर हमको विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो क्या हो जाएगा? N2 और नीचे क्या आ जाएगा? N1 प्लस N2। एक बार फिर समझ लेते हैं। तो विलय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। अगर हमें विलय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलय के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विलय का मोल प्रभाज। विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विलायक का मोल प्रभाज। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न सेकंड, ये दे रखा है, मोलरता को परिभाषित करो। मोलरता को परिभाषित करो। तो मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसको कैसे हम कर सकते हैं, देखते हैं। तो इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं और इसकी इकाई होती है मोल पर लीटर। तो क्या है डेफिनेशन? किसी विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, तो ये मोलों की संख्या हो गई। 1 लीटर विलयन हो गया ये। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या का 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता। इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। इसकी इकाई मोल पर लीटर होती है। चूँकि N1 बराबर होगा हमारा WV अपॉन MB। N1 की जगह रख देंगे इसको हम, तो क्या हो जाएगा हमारा? WV अपॉन MB और नीचे V। यानी कैपिटल M बराबर हो जाएगा WV अपॉन MB इंटू V इंटू 1000 इंटू 1000। ये हमारे क्या बन गया? 1000 क्यों लिखा हमने? क्योंकि अगर हमारा विलियन है, अगर मिलीलीटर में दे रखा है तो हम 1000 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारी क्या हो गई? मोलरता। इसे दर्शाते हैं कैपिटल M से, और इसकी जो इकाई होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल पर लीटर। क्या होती है? मोल पर लीटर। यह हमारे पीडीएफ के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा जो हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है पीडीएफ का, वो है नॉर्मलता को परिभाषित करो। तो ये हो गया हमारा प्रश्न तीसरा, नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए। नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए। तो नॉर्मलता का देख लेते हैं अपन। ये भी सेम टू सेम वैसा कि वैसा ही है। यहाँ पर भी क्या होगा? 1 लीटर विलयन होगा, उसमें विलय के ग्राम तुल्यांक होंगे। क्या होंगे? विलय के ग्राम तुल्यांक। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ग्राम तुल्यांक क्या घुले हुए हैं इसमें?
ग्राम तुल्यांक। हमको क्या याद रखना है कि इसमें क्या घुले हुए हैं, ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं इसमें। इसकी भी डेफिनेशन में कुछ ऐसे ही जाएगा, इसे कैपिटल एन से दर्शाएंगे, इसकी इकाई हो जाएगी ग्राम तुल्यांक पर लीटर। तो क्या हो जाएगा, एन इक्वस टू विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। चूँकि N1 निकालना है, बिल्कुल मोल जैसे ही N1 निकलेगा, हमें ऊपर रखना है WV, लेकिन नीचे बस रख देना है हमें तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा WV अपॉन EQ अपॉन V, यानी N इक्वस टू हो जाएगा हमारा WV और EQ कहाँ जाएगा, नीचे, इंटू V इंटू 1000। ये हमारा क्या आ गया है, नॉर्मलता। नॉर्मलता आ चुका है। इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, तुल्यांक पर लीटर, और इसे काइस दर्शाते हैं कैपिटल एन से। ये हो गई हमारी नॉर्मलता। नॉर्मलता के बाद हम देखें चौथा क्वेश्चन, अणुसंख्य गुणधर्म। प्रश्न चौथा है, अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं। तो याद रखना, विलयनों के ऐसे गुणधर्म जो विलेय की संरचना और संगठन पर निर्भर नहीं करते, केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयनों के ऐसे गुणधर्म जो विलेय की संरचना और संगठन पर निर्भर नहीं करते, केवल कणों की संख्या पर, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी इसके अणुसंख्य गुणधर्म में क्या होंगे, हमें अधिक प्राप्त होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें विलेय के कणों की संख्या क्या है, अधिक है। उसको संरचना से मतलब नहीं है, उसको संगठन से मतलब नहीं, केवल विलेय के कणों की संख्या से निर्भर है। इनमें कणों की संख्या क्या है, कम, तो इसके गुणधर्म कैसे प्राप्त होंगे हमें, कम। तो ऐसे गुणधर्म जो विलेय की संरचना और संगठन पर निर्भर नहीं करते, केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 5वां, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। तो ऐसी झिल्ली जो विलेय के अणुओं को आर पार जाने दे। मान लो हमारे पास ये है वो झिल्ली, ऐसी झिल्ली जो विलेय के नहीं, ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं को आर पार जाने दे। ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं को आर पार जाने दे, किसको जाने देगी, सिर्फ विलायक के अणुओं को। ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती है, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। ये विलेय के अणुओं को आर पार नहीं जाने देती, ये विलेय के अणुओं को आर पार नहीं जाने देती, केवल विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती है, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा जंतु झिल्ली, दूसरा अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपन देखने वाले हैं, प्रश्न छठा। प्रश्न छठा कौन सा है, पीपीएम क्या है। पीपीएम क्या है, क्या है पीपीएम देख लेते हैं। 10 लाख विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, 10 लाख ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। हमारे पास विलियन है वो भी कितना है, 10 लाख। इसमें विलेय की ग्राम में मात्रा जितनी होगी, विलेय की ग्राम में मात्रा जितनी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, पीपीएम। तो 10 लाख ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलियन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। फॉर्मूला इसका हो जाएगा पीपीएम बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, नीचे विलियन की ग्राम में मात्रा 10⁻⁶। ये भी हो गया हमारा पीपीएम। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हमारे बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हमें सिर्फ क्या करना है,
3-3 नंबर के क्वेश्चन को करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम 3-3 नंबर के क्वेश्चन हमारे। तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा परासरण दाब। तो प्रश्न पहला 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। परासरण दाब परासरण दाब समपरासरी विलयन क्या है? समपरासरी विलयन क्या है? समपरासरी विलयन क्या है? तो सबसे पहले डेफिनेशन अपन किसकी दे देते हैं? परासरण। क्या होता है परासरण? देखते हैं। परासरण के लिए हमें 2 विलयन बनाने पड़ेंगे। 2 विलयन यानी कि एक बीकर ले लिया और इसके बीच में हमने लगा दी अर्धपारगम्य झिल्ली। हमने इसके बीच में क्या लगा दी है? अर्धपारगम्य झिल्ली। यहाँ पे हमने ये विले भरा है, विले याद रखना, क्या भरा ये? विले। यहाँ पे भी हमने ये क्या भर दिया? विले भर दिया। और ये हो जाएगा हमारा विलायक। ये क्या हो गया हमारा? विलायक। ये हो गया हमारा अधिक सांद्र विलयन। ये हो गया कम सांद्र विलयन। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु, डेफिनेशन क्या होगी? वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु, ये तो विलय के हो गए। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में जाते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जाते हैं परासरण कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जाते हैं परासरण कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन थी। परासरण दाब, हमने यहाँ क्या लगा देना है? पिस्टन लगा देना है एक, और पिस्टन लगाने से यहाँ पे ऊपर से हम क्या लगाएंगे? दाब। तो वह न्यूनतम दाब जो विलायक को कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में आने से रोकता है। वह न्यूनतम दाब जो विलायक को कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में आने से रोकता है परासरण दाब कहलाता है। वह न्यूनतम दाब जो विलायक को कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में आने से रोकता है। कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में आने से रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा समपरासरी विलयन। तो ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब, ऐसा विलयन माना 10 है। तो ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब दिए हुए विलयन के परासरण दाब के बराबर हो। मानो हमारे पास एक और विलयन है ये वाला, इसका परासरण दाब भी कितना है? 10 atm। तो ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब दिए हुए विलयन के परासरण दाब के बराबर हो। ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब दिए हुए विलयन के परासरण दाब के बराबर हो, समपरासरी विलयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न दूसरा। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। तो सबसे पहला हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? आदर्श विलयन, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में हमको क्या बताना है? अंतर बताना है। तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में हमको अंतर बताना है, तो बता देते हैं हम। ये राउल्ट के नियम का प्रत्येक ताप और प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं।
ये प्रत्येक ताप और प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ये प्रत्येक ताप और प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ये प्रत्येक ताप और प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ये प्रत्येक ताप और प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। इनके बनते समय एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता। इनके बनते समय एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। इनके बनते समय एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता। इनके बनते समय एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। इनके बनते समय आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ना तो आयतन बढ़ता है ना ही घटता है। जीरो का जीरो ही रहता है, जितना है उतना की उतना ही रहता है। इनके बनते समय आयतन में परिवर्तन होता है, मतलब इसमें जीरो के बराबर नहीं होता, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, एथिल क्लोराइड प्लस एथिल ब्रोमाइड, बेंजीन प्लस टालुइन, इधर हो जाएगा मेथिल एल्कोहल प्लस वाटर, एथिल एल्कोहल प्लस वाटर, कीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए? अनादर्स विलियन के और आदर्श विलियन के। तो इनके बनते समय एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता। इनके बनते समय एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, आयतन में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल ये होगा, एग्जाम्पल ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। प्रश्न तीसरा, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, बस हमें जल के क्या पता होना चाहिए? डेंसिटी पता होना चाहिए। तो जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर ml। तो हम अब मोलरता का फॉर्मूला लगा देंगे। मोलरता बराबर WV अपॉन MB इंटू 1000 ml में है इसलिए इंटू V। WV हमें पता है 1 ग्राम, 1000 ले लेंगे, ये ले लिया क्योंकि ml में है। MB कितना होता है? 18, और V हमको पता है। देखो ये WV 1 कहाँ से लिया है? यहाँ से, ठीक है। 1000 क्यों लिया? क्योंकि ml में हमारा वॉल्यूम, अभी लिखने वाला हूँ 1 ml, ml में है ना, तो 1000 ले लेंगे। क्या हो जाएगा? तो बच्चों क्या होगा? WV की जगह रख ही दिया हमने 1, क्योंकि 1 है हमारे पास। 1000 इसलिए लिखा क्योंकि ml में हमारा, तो ml लिख दिया। कितना लिखा हमने? 1 ml, 18 लिख दिया। यानी कि 1000 अपॉन 18, आंसर आएगा हमारा 55.55, और या फिर लिख सकते हैं हम 55.56 मोल पर लीटर। ये होगा हमारा मोलरता। पराशरण लाभ की डेफिनेशन दे सकते हैं, पराशरण विशरण में अंतर बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा वाला, ये 3 नंबर का। तो पराशरण और विसरण में अंतर, ये भी, इसका अंतर क्या हो जाएगा अपना? पहला, परासरण, ये विलयनों का गुणधर्म है। ये विलयन का गुणधर्म है। ये द्रव और गैसों का गुणधर्म है। ये द्रव और गैसों का गुणधर्म है। दूसरा जाएगा अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। इधर अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। केवल विलायक के अणु गति करते हैं। विलेय और
विलायक दोनों के अणु गति करते हैं तो केवल विलायक के अणु गति करते हैं, विलेय और विलायक दोनों के अणु गति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में जाते हैं, और इधर क्या जाएगा, विलायक के अणु क्या होते हैं, विलायक के अणु नहीं, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं, ये होगा हमारे एग्जाम्पल, ये होगा इसके दोनों के अंतर। ये प्रश्न 5वां है हमारा, हेनरी के नियम लिखिए एवं उसका अनुप्रयोग लिखिए। तो हेनरी का नियम क्या है हमारा, किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, यानी m बराबर KHP, यानी KH बराबर m/P। तो जहाँ KH हेनरी कांस्टेंट, m गैस की द्रव्य में विलीन मात्रा ग्राम में और P गैस का दाब। इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं। अनुप्रयोग क्या होगा इसके, पहला कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थ बनाने में, दूसरा गहरे समुद्र में सांस लेने में, और तीसरा हो जाएगा अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ये 3 अनुप्रयोग हो गए। पहले कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थों को बनाने में, गहरे समुद्र में सांस लेने में, अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में हमें कठिनाई होती है। ठीक है। छठा क्वेश्चन है हमारा, ठंडे देशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ ग्लाइकोल का प्रयोग क्यों करते हैं। तो ठंडे देशों में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ हमें क्या मिलाना पड़ता है, ग्लाइकोल, क्योंकि ग्लाइकोल जल के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, जल के हिमांक को कम कर देता है, और ग्लाइकोल एंटी फ्रीजिंग का काम करता है। एंटी फ्रीजिंग मतलब जल को जमने नहीं देता है। अगर गाड़ी के रेडिएटर में जल जम गया तो गाड़ी की नली है वो चोक हो जाती है। अतः ठंडे देशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ग्लाइकोल जल के फ्रीजिंग पॉइंट को, जल के हिमांक को कम कर देता है, अर्थात ग्लाइकोल एंटी फ्रीज का काम करता है। इसीलिए ठंडे देशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं। थैंक यू। ये PDF के क्वेश्चन बच्चों पूरे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब हम यूनिट 3 को डालेंगे, विद्युत रसायन को, और जल्द से जल्द उसे डालेंगे, यानी कि उसकी वीडियो को हो सकता है कि हम कल डाल दें। ठीक है। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें से लगभग 40% पेपर MP बोर्ड का हमारा आएगा। ओके, थैंक यू।